हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कॉस्ट अकाउंट्स का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। जो ये एमसीक्यू आपको जो बिहार बीपीएससी के माध्यम से जो कॉमर्स टीचर की बहाली होने वाली है, उस बीपीएससी की परीक्षा के लिए यह कॉस्ट अकाउंट का एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बन रहा है कॉस्ट अकाउंट्स का, ये वीडियो जो आपके लिए है, इस वीडियो में से आप निश्चित ये मान कर चलें कि आपकी बीपीएससी की परीक्षा जो होने वाली है उसमें इस वीडियो से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा साथियों। और आपको याद भी होगा साथियों, आप स्टेट कॉमर्स के एग्ज़ाम जो 22 मार्च में दिए थे, तो याद होगा कि इसमें से भी एक प्रश्न आपको पूछा गया था साथियों। और साथियों, आप सभी से आग्रह हैं कि अगर जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और साथ ही जो भी साथी अगर और कॉमर्स के टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और साथियों को भी कुछ इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो साथियों, अब चले हम लोग अपने स्टडी की ओर चले। और इस वीडियो को अगर साथियों कम से कम 2 बार 3 बार रिपीट करके ज़रूर आप देखिए। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा होने वाला है साथियों। तो साथियों, चलें अब क्वेश्चन नंबर हम 1 की ओर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आपका, लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। उद्भव का मतलब होता है साथियों जन्म, यानी लागत लेखांकन की जन्म किस लिए हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा साथी ए हो जाएगा, वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें बराबर फंस जाता है एक प्रबंधकीय लेखांकन की कमी को दूर करने के लिए, एक होता है वित्तीय लेखांकन की कमी को दूर करने के लिए साथियों। तो इतना ये ध्यान रखिएगा साथियों कि ये लागत लेखांकन का जो जन्म हुआ, उद्भव हुआ, क्यों हुआ है ये हुआ है वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा साथी। अगला क्वेश्चन है साथी, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। अब लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज या प्रयोग कौन करता है साथी? ऑप्शन में है बड़े उत्पादकों द्वारा, छोटे उत्पादकों द्वारा, सीमांत उत्पादकों द्वारा या बड़े एवं छोटे उत्पादकों द्वारा। तो साथियों सबसे पहले ध्यान रखिए कि लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज वहाँ होता है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब वह उत्पादन बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो, जहाँ भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसी जगह उस वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए हमें लागत लेखांकन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इस लागत लेखांकन का प्रयोग कहाँ होगा साथी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि बड़े एवं छोटे उत्पादकों के लिए ये लागत लेखांकन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथी, लागत लेखांकन आधारित होता है। अब लागत लेखांकन किस पर आधारित है? तो साथी आपको पता है कि लागत लेखांकन जो है वह दोहरी लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। या कोई भी हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं साथी, याद होगा आपको कि पीछे जो भी वो अकाउंटेंसी हो, वह प्रबंध लेखांकन हो या कुछ भी लेखांकन का जो भी वर्क होता है वो सब के सब डबल एंट्री सिस्टम पर होता है साथी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, दोहरा लेखा प्रणाली साथी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथी आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथी कि लागत पद्धति उपयुक्त है। अब ये लागत पद्धति यानी इंग्लिश में कहते हैं कॉस्टिंग सिस्टम इज सुटेबल। कॉस्टिंग सिस्टम इज सुटेबल। कॉस्टिंग सिस्टम किसके लिए सुटेबल है साथी? तो कॉस्टिंग सिस्टम जो है साथी, ये आपको पता है कि लागत लेखांकन किसके लिए ज़रूरत होगा? तो जो निर्माणी व्यवसाय के लिए, वैसे व्यवसायी जो कि वस्तु को निर्माण करने के काम करते हैं, वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं, वहीं पर ये लागत लेखांकन ज़्यादा उपयुक्त होता है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आपका लागत लेखांकन है। लागत लेखांकन है।
कॉस्ट अकाउंटिंग इज, लागत लेखांकन फ्रेंड्स क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड्स कि वित्तीय लेखांकन का भाग, प्रबंधकीय लेखांकन का भाग, 80 कहता इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लागत लेखांकन किसका भाग है? ये वित्तीय लेखांकन का भाग है। लागत लेखांकन किसका भाग है फ्रेंड्स? ये वित्तीय लेखांकन का भाग है। राइट, इसका आंसर ए हो जाएगा साथियों। साथी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन सभी साथियों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और साथ ही हमारे इस वीडियो को और भी दोस्तों तक जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं या फिर बीपीएससी की परीक्षा की कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों तक हमारे इस वीडियो के शेयर कर दें, जिससे उन साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं ना तो आपको पता ही है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर ये आपको वीडियो बनाया गया है साथी। क्वेश्चन नंबर 6 है साथी। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आपका कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रधान कार्यालय स्थित है। यानी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है साथियों? साथियों आपको पता है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की कार्यालय हेड ऑफिस कोलकाता में स्थित है साथी। ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये 1900 ये जो है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना जो है 1959 में हुआ था साथी। ये भी याद रखिएगा कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1959 ईस्वी में साथी ये हुआ था। अगला क्वेश्चन साथी, ये स्थापना पूछ रहा है किस ईस्वी में हुआ था? 1959 ईस्वी में यह कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना हुआ था साथी। अब अगला क्वेश्चन है साथी कि 7वां नंबर है कि भारत में, क्वेश्चन है 7 कि भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? वही बात है साथी जो जस्ट अभी आपको पता है कि भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स जो है 1959, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा कि भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम 1959 में पारित किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में साथी इसका हेड ऑफिस है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है साथी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किए गए व्यय की सहायता से लागत निर्धारण को कहते हैं। किए गए व्यय, और क्वेश्चन है साथी कि किए गए व्यय की सहायता से लागत निर्धारण को कहते हैं। किए गए व्यय की सहायता से लागत निर्धारण को क्या कहते हैं साथियों? तो इसका आंसर राइट होगा साथी ऐतिहासिक लेखांकन, यानी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। 8 का राइट आंसर होगा ए, ऐतिहासिक लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 9 है साथी आपका कि तेल उद्योग में लेखांकन की किस पद्धति का प्रयोग होता है? अब आपको पता है साथ फ्रेंड्स कि लेखांकन की कई पद्धति है। इकाई लेखांकन पद्धति, प्रक्रिया लेखांकन पद्धति है, इस पर संचालन क्रिया लागत पद्धति है, विभागीय लागत पद्धति होती है, समूह लागत पद्धति होती है, उपकार्य लेखा पद्धति होती है। मतलब कि ये लागत लेखांकन जो है फ्रेंड्स ये सभी जगह एक ही प्रकार का यूज नहीं होता है। वह वस्तु पर, उत्पादन पर, सब पर अलग अलग प्रकार के लागत लेखांकन की पद्धति का यूज किया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है साथी कि तेल उद्योग जो है साथी, तेल उद्योग में लेखांकन की कौन सी पद्धति का यूज किया जाता है साथी? तो साथियों ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा ये राइट आंसर होगा, प्रक्रिया लेखांकन। प्रक्रिया लेखांकन यानी प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है यह तेल उद्योग यानी ऑयल इंडस्ट्रियल में इसका उपयोग होता है साथी। क्वेश्चन नंबर 10 है साथी, लागत लेखांकन है। तो साथी आपको पता है कि लागत लेखांकन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है साथी। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट होगा कि लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका कि अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। अस्पताल यानी साथ ही हॉस्पिटल की बात हो रही है कि हॉस्पिटल चल रहा है तो उसमें भी लागत निर्धारण होता है। तो कौन सी विधि से, परिचालन लेखांकन से या इकाई लेखांकन से, उपकार्य लेखांकन से, यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। तो साथ ही जो भी सर्विस सेक्टर है, ध्यान रखिएगा कि जो भी सर्विस सेक्टर है यानी जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है और न ही किसी वस्तु को बेचा जाता है ना, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा हो तो वहाँ, और जो भी सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, सब में क्या होता है, परिचालन लेखांकन। ऑप्शन ए जो इसका साथी है यह परिचालन लेखांकन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है साथी। अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त है साथी, तो परिचालन लेखांकन यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगला क्वेश्चन साथियों चले हम, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है आपका कि टेलीफोन का व्यय है। टेलीफोन व्यय जो होता है फ्रेंड्स की कोई भी कार्यालय में, ऑफिस में, टेलीफोन व्यय को किस प्रकार का व्यय माना जाता है। ऑप्शन है स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी वेरिएबल, अर्ध परिवर्तनशील यानी सेमी वेरिएबल। तो इसका राइट आंसर है साथियों कि टेलीफोन व्यय जो होता है वह अर्ध परिवर्तनशील होता है, सेमी वेरिएबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन कारखाना व्यय नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कारखाना व्यय नहीं है। तो कारखाना बीमा है कारखाना व्यय, प्लांट प्रहरास ये भी है कारखाना व्यय, ड्राइंग कार्यालय का वेतन ये भी है कारखाना व्यय, सैलरी ये सैलरी जो है नहीं है साथी। सैलरी जो है ये ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत चला जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी कि कौन कारखाना व्यय नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आपको पता है साथी कोई भी बिजनेस कंपनी जो होती है तो लागत उसमें 3 प्रकार का होता है, एक परिवर्तनशील लागत, अर्ध परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। तो परिवर्तनशील लागत का मतलब ऐसी लागत जो उत्पादन के बढ़ने घटने से उस लागत में भी वृद्धि कमी होती है, उसे ही परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जो उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन घटेगा तो लागत घट जाएगी। तो साथियों इसमें क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। तो साथियों फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, सामग्री पर व्यय यानी एक्सपेंस ऑफ मटेरियल। मतलब जब भी हम अगर उत्पादन ज़्यादा करना है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना होगा, तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अगर उत्पादन कम हो रहा है तो रॉ मटेरियल कम परचेज होगा, और कम परचेज होगा तो फिर उत्पादन लागत भी घट जाएगी। तो मतलब इसमें कहा कि वैसा व्यय को चुनिए जो उत्पादन के साथ, उत्पादन में कमी वृद्धि के साथ उसके व्यय में भी परिवर्तन हो, तो वह सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल आपका सामग्री पर व्यय है साथी। कि सामग्री जितना हम उत्पादन करेंगे उतना ही सामग्री खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण। सॉरी साथी ये तो क्वेश्चन आपका हो गया था कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका बी था। अगला क्वेश्चन है आपके साथियों कि परिवर्तनशील लागत है, वेरिएबल कॉस्ट इज। परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत साथी क्या है। तो ऑप्शन इसका क्या कह रहा है साथी, देखिए परिवर्तनशील लागत है, ऑप्शन कहता है कि हमेशा स्थिर रहती है, या उत्पादन में वृद्धि होने पर घटती है, या उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है। तो साथियों आप जस्ट ऊपर आपने पढ़ा था भी कि परिवर्तनशील लागत का क्या मतलब होता है कि उत्पादन की वृद्धि कमी, माने उत्पादन जो होगा वृद्धि या कमी होगा, तो उसमें जब भी वृद्धि कमी होगा तो परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि कमी होगी। तो परिवर्तनशील लागत का सबसे बेस्ट जो है इसमें कहता कौन होगा,
तो परिवर्तनशील लागत का सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा साथी। उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तनशील लागत ये ना है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ जाएगा, उत्पादन घटेगा तो लागत घट जाएगी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा साथी। अगला क्वेश्चन है साथी कि सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं। सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं, क्या होते हैं साथियों? ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको पता है फ्रेंड्स कि सभी परिवर्तनशील व्यय जो होते हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यानी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। जैसे आप ऊपर दिखाया गया था, बताया गया था ना कि यहाँ सामग्री पर व्यय, रॉ मटेरियल का परचेज किया जाता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वही परिवर्तनशील होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो बहुत कम ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो परिवर्तनशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी कि सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं, क्या होते हैं? तो वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है साथी कि अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है। अब मान लिए जाए कि फैक्ट्री में, कारखाना में अगर आग लग गया और उससे भारी नुकसान हुआ, माल जल गया, तो उस नुकसान को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा साथियों। राइट इसका आंसर सी होगा सामान्य हानि यानी नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि आग लगने से जो कारण सामग्री की क्षति होती है, क्षति होती माना जाता है, क्या माना जाएगा? सामान्य हानि माना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण है। अगर परिवर्तनशील लागत में वृद्धि हो रही है तो इसका कारण क्या होगा साथी? तभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा है कि परिवर्तनशील लागत कब बढ़ेगा? जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्तनशील लागत बढ़ जाएगा, उत्पादन घटेगा तो परिवर्तनशील लागत घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? सी हो जाएगा। उत्पादन में वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है साथियों कि परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। तो जस्ट साथी पीछे भी पढ़े थे आप कि परिवर्तनशील लागत कौन होते हैं? सबसे पहले वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन? प्रत्यक्ष सामग्री। जो सामग्री है, ये सामग्री में जो एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट मटेरियल में जो एक्सपेंस होता है वह कौन एक्सपेंस होता है? वेरिएबल कॉस्ट, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या है साथियों? प्रत्यक्ष सामग्री। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वह वेरिएबल कॉस्ट के कैटेगरी में आता है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है अस्थाई। अस्थाई लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब। क्वेश्चन है अस्थाई लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब, यानी अस्थाई लागत प्रति इकाई पर यूनिट में वृद्धि साथी कब होगा? तो ऑप्शन इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ए, उत्पादन की मात्रा घटने पर प्रति इकाई लागत में क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा। उत्पादन की मात्रा घट जाएगा तो इकाई में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही आज का एमसीक्यू था। और ये साथियों बहुत ही VVI एमसीक्यू है, ये ध्यान रखिएगा। इस एमसीक्यू को आप 2 बार 3 बार जरूर रिपीट करके देखेंगे और निश्चित आप उम्मीद रखिए कि इस एमसीक्यू जो कॉस्ट अकाउंट का एमसीक्यू आपको ये दिया गया है, इसमें से एक या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपको बीपीएससी की परीक्षा में देखने को मिलेगा साथियों। तो साथियों इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हो रहा है और मैं पुनः सभी साथियों से एक बार और आग्रह करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। और साथ ही जो भी साथी हमारे जो कॉमर्स की टीचर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक हमारे इस वीडियो को साथियों में शेयर कर दें कि उस साथियों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।